नमस्कार, मैं राकेश मोहन सिंह और आप देख रहे हैं नेक्स्ट 9 न्यूज़ पॉलिटिकल बाइट। दोस्तों, कहते हैं ना कि आपको किसी के जैसा बनना है तो आपको उसकी हर हरकतों को भी अपनाना पड़ेगा, लेकिन मौजूदा सरकार ऐसा नहीं करना चाहती। देश के पीएम सबसे कह तो रहे हैं कि हमें 2047 तक विकसित भारत का निर्माण करना है, लेकिन ऐसा हो नहीं पा रहा है। देश की जनता को अलग अलग तरह के भ्रम जाल में फंसाकर सरकार सिर्फ अपना एजेंडा ही पूरा कर रही है। जनता की मांग तो पूरी नहीं हो पा रही है, लेकिन लोगों को भ्रमजाल में फंसाकर मोदी सरकार लगातार सत्ता में बनी हुई है। लेकिन अगर कोई सरकार जो कि कई सवालों के घेरे में है, अगर फिर भी वह सरकार बना रही है, तो सवाल फिर उस प्रक्रिया पर भी उठने शुरू हो जाते हैं या तय हैं जिसके तहत देश के भीतर सरकारें बनती और बिगड़ती हैं। भारत के संदर्भ में बात करें तो देश के भीतर सरकार बनाने के लिए चुनाव होते हैं। चुनाव का सारा काम चुनाव आयोग देखता है और वोटिंग करने के लिए ईवीएम मशीनों का प्रयोग होता है। आप दर्शकों समझ ही गए होंगे कि हमारा मुद्दा क्या है। हमारा मुद्दा है ईवीएम मशीन। दोस्तों, फिर से ईवीएम पर सवाल खड़े होने शुरू हो गए हैं। इस बार सवाल खड़ा किया है सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष, देश के सबसे बड़े राजनीतिक सूबे यूपी के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने। अखिलेश यादव ने सरकार को ईवीएम पर फिर घेर लिया है। ईवीएम के मुद्दे पर अखिलेश ने सरकार से ऐसे कई सवाल पूछे जिसके बाद शायद सरकार अपनी बगले झांकने लग गई होगी। दोस्तों, देश के भीतर चुनाव कराने की जिम्मेवारी चुनाव आयोग पर है, जिसे लगातार पंगु बनाया जा रहा है। इंडिया गठबंधन की अहम बैठक से पहले फिर से अखिलेश यादव ने ईवीएम को कटघरे में खड़ा कर दिया है। आप लोग भी अखिलेश यादव का पहले ये बयान सुनिए। जानते नहीं है। आप पत्रकारिता है तो ठीक से करें पत्रकारिता, और किसी की बात को ये ना कहें। समाजवादियों ने कहा कि अगर आप अमेरिका से नकल कर रहे हो, आप डेवलप्ड कंट्री बनना चाहते हो, तो जो डेवलप्ड कंट्री में व्यवस्था है वोट डालने की, उसको क्यों नहीं अपना रहे हो आप? अमेरिका जैसा देश जो अर्थव्यवस्था में ताकतवर है, वो अपने यहाँ महीनों बैलेट से वोट डलवाता है। जापान जैसा देश जहाँ से ईवीएम कभी बनी, वो बैलेट से वोट डलवा रहा है। जर्मनी का जो सुप्रीम कोर्ट है, उसने ये पाबंदी लगाई कि अगर ईवीएम से मशीन से वोट पड़ेगा तो वो अनकॉन्स्टिट्यूशनल है। ये तीनों बातें जो मैंने कही हैं, इन तीनों बातों पर आप खुद विश्लेषण करिए। और भारत सरकार ये कह रही है कि हम दुनिया में सबसे ताकतवर देश बनने जा रहे हैं और बनना चाहते हैं। तो क्या अविश्वास के साथ आप ताकतवर बनना चाहते हैं? जनता को विश्वास हो और सीक्रेट बैलेट, आज तो ये पता लग जाता है इस गांव में, इस मजरे में वोट किसको मिलने वाला है, किसको पड़ने वाला है। तो ये सीक्रेट बैलेट कहाँ है वोटिंग? इसलिए समाजवादियों का मानना, मैं आज फिर कहता हूं आपसे, मैं जनता से अपील करूंगा कि समाजवादियों को जिताइए, बीजेपी को हटाइए। बीजेपी के हटने से ईवीएम भी हटेगी। इंडिया गठबंधन में समाजवादियों का प्रस्ताव होगा और जनता से अपील होगी उसके माध्यम से कि देश में ईवीएम हटे, बीजेपी हटेगी तो उससे ईवीएम हट जाएगी। तो दर्शकों, सुना आप लोगों ने कि किस तरह अखिलेश यादव ने सरकार को घेर लिया और सरकार के सबसे बड़े नेता को अप्रत्यक्ष रूप से सलाह दे डाली कि बस विदेश घूमने मत जाओ, कुछ सीख कर भी आया करो। अखिलेश ने कहा कि अगर आप डेवलप कंट्री बनना चाहते हैं तो जो डेवलप कंट्री में वोट डालने की व्यवस्था है उसको क्यों नहीं अपनाते। अमेरिका जैसे देश जो अर्थव्यवस्था में ताकतवर है, वो महीने बैलेट से वोट डलवाता है। जापान जैसा देश बैलेट से वोट डलवा रहा है। जर्मनी के कोर्ट ने पाबंदी लगाई कि ईवीएम से वोट पड़ेगा तो ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल है। दोस्तों, सवाल तो खड़े होते ही हैं। अगर देश के विपक्ष और जनता के एक धड़े को किसी भी लोकतांत्रिक प्रक्रिया पर संदेह है तो वह क्यों नहीं उसको बदलते हैं। आखिर जनता और विपक्षी दलों के मन में उठ रहे सवालों को दूर करना सत्ता की जिम्मेवारी या विपक्ष की जिम्मेवारी नहीं है। क्या शक भरा हुआ लोकतांत्रिक प्रक्रिया किसी भी देश की संवैधानिक संस्थाओं के लिए ठीक है? क्या वह लोकतंत्र को कमजोर नहीं करेगा?
भारत को माफ कीजिएगा दर्शकों, भारत को लोकतंत्र की जननी कहा जाता है, लेकिन जननी खुद ही कमजोर हो रही है। तो इसके लिए सरकार क्या जिम्मेवार नहीं है? लेकिन सरकार तो शायद खुद ही चाहती है कि संवैधानिक संस्था लगातार कमजोर हो, जिसकी आड़ में लंबे समय तक हम सत्ता में बने रहें। दर्शकों, ऐसा नहीं है कि सिर्फ कांग्रेस के लोग ही ईवीएम पर सवाल उठाते रहे हैं, भाजपा के नेता भी ईवीएम पर सवाल उठाते आए हैं। जीवीएल नरसिम्हा, सुब्रमण्यम स्वामी से लेकर केंद्रीय मंत्री मीनाक्षी लेखी के पिता प्राणनाथ लेखी ने तो सबसे पहले ईवीएम पर सवाल उठाया था। विपक्ष भी लगातार कह रहा है कि जिस तरह से विश्व भर में ईवीएम की प्रासंगिकता पर सवाल उठे हैं, वो ईवीएम पर लोगों के विश्वास को और कमजोर करता है। जिस तरह से संसद के सहारे भी चुनाव आयोग को पंगु बनाया गया, चुनाव आयुक्त और बाकी आयुक्तों की नियुक्ति में से जिस तरह से सीजीआई को निपटाया गया, वह कहीं ना कहीं सरकार की मंशा पर तो सवाल खड़े कर ही रहा है। अभी हाल ही में एमपी चुनाव के दौरान देखा गया कि शिवपुरी के एक कब्रिस्तान से लगभग 6 ईवीएम मशीनें लवारिस पकड़ी गई। वह भी तो कहीं ना कहीं शक पैदा कर ही रहा है कि क्या वाकई देश में चुनाव आयोग निष्पक्ष है, तो उसकी रीढ़ की हड्डी को भी गला दिया गया है। अगर देश की जनता और पक्ष विपक्ष के नेताओं को ईवीएम पर भरोसा ही नहीं है, तो इस प्रक्रिया को बदला क्यों नहीं जा सकता है? दर्शकों, सरकार को समझना होगा कि एक शक से भरा हुआ चुनाव मरा हुआ लोकतंत्र पैदा करता है। ये तमाम जो सवाल हैं, ये आज विपक्षी सत्ता पक्ष से पूछ नहीं रहा, लेकिन दोस्तों, विपक्ष की हालत इस देश में कैसी हो गई है? विपक्ष की हालत इस देश में ऐसी हो गई है कि वह कुछ बोलते नहीं है कि उन्हीं के ऊपर पूरी जिम्मेवारियों का ठीकरा फोड़ दिया जाता है। वर्तमान सत्ता की स्थिति ऐसी ही है कि वह उस साइड मिरर, उस गाड़ी में लगे मिरर में देख रही है जिसमें पीछे ज्यादा दिखता है और आगे नहीं दिखता, लेकिन सरकार फ्रंट मिरर को देख ही नहीं रही है, सिर्फ रेयर व्यू और बैक मिरर को देख रही है। लेकिन क्या सत्ता को समझने की आवश्यकता नहीं है कि लोकतांत्रिक और चुनावी प्रक्रियाओं में जो भी खामियां हैं, उसको जल्द से जल्द दूर किया जाए? लोकतांत्रिक और चुनावी प्रक्रियाओं में कैसे देश की आम जनता का विश्वास मजबूत किया जाए, वो काम करना क्या सरकार के लिए जिम्मेवारी का काम नहीं है? सरकार की भूमिका उसके लिए तय नहीं होनी चाहिए? अब दर्शकों, आप खुद सोचिए कि क्या सरकार की जिम्मेवारी नहीं बनती कि लोकतंत्र पर लोगों का विश्वास कैसे मजबूत हो, इस बात को सुनिश्चित करें। आप लोगों का क्या कहना है ईवीएम के पूरे मसले पर, और अखिलेश यादव ने जिस तरीके से ईवीएम के मसले को उठाया है फिर से, उस पूरी प्रक्रिया पर हमें जरूर लिख भेजें। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए नेक्स्ट 9 न्यूज़ पॉलिटिकल बाइट। धन्यवाद।